हम लोग ये वाला टॉपिक कर रहे थे, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। और अभी तक लगभग हम लोग ने ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर कर ही लिया है, जिसमें ये देखा कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है। एक ऐसी सिचुएशन जहां पे एक पर्सन विलिंग टू वर्क है, केपेबल टू वर्क है, बट स्टिल दैट पर्सन इज नॉट एबल टू फाइंड एनी प्रोडक्टिव वर्क टू डू, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट। फिर हम लोग ने देखा कि हमारे देश में इंडिया लेवल पे, अर्बन रूरल लेवल पे कितना कितना अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। तो ये लगभग 7.45% के बराबर है, ठीक है। फिर हम लोग ने देखा करंट एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, अलग अलग स्टेट वाइज हम लोग ने देखा, और इसमें यह पाया कि भाई हाईएस्ट रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आपको देखने को मिलता है हरियाणा में, और लोएस्ट मिलता है इन उड़ीसा विच इज 0.9%, और हाईएस्ट इन हरियाणा 37.4%। फिर हम लोग ने और भी कुछ डेटास देखे कि ईयर वाइज अलग अलग ईयर में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना कितना रहा है। और एक नोटिंग बात यह देखने को मिली कि समय के साथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटने के बजाय लगातार बढ़ ही रहा है, यह भी देखने को मिला। फिर हम लोग ने देखा टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो एक आपका वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, जहां पे इंसान काम करने के लायक है, काम मिल भी रहा है, लेकिन वो काम करना ही नहीं चाहता, अपनी मर्जी से ही नहीं करना चाहता। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें आप एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब सर्च करते हैं, तो आप अनएम्प्लॉयड रहते हैं कुछ समय के लिए। कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट, एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट जहां पर आपको जॉब मिलती तो है लेकिन परमानेंटली कोई जॉब नहीं मिलती, आप डेली वर्कर के तौर पे काम करते हैं, तो कभी काम आपके पास होता है, कभी नहीं होता। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, किसी एक पर्टिकुलर सीजन में आप एम्प्लॉयड होते हैं, बट फॉर द रेस्ट ऑफ द सीजन यू रिमेन अनएम्प्लॉयड। ऐसा सबसे ज्यादा फार्मिंग के केस में देखने को मिलता है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे जैसे देश का स्ट्रक्चर बदल रहा है, लेबर इंटेंसिव की जगह मशीनों का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है, स्ट्रक्चर बदलने की वजह से पुराने लोग जो नई तरीके से काम करना नहीं जानते, मोस्ट ऑफ सच पीपल आर टेंड टू रिमेन एज अनएम्प्लॉयड, तो इसे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, आप रिप्लेस कर रहे हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक को विद कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, यानी विद लेबर की जगह मशीन का प्रयोग आप कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी के अपग्रेड होने की वजह से जब लोग अनएम्प्लॉयड रहे, दैट इज टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, बिजनेस साइकिल होती है, ट्रेड साइकिल होती है, जिसमें बिजनेस कभी बूम पीरियड पे होता है, तो कभी रिसेशन में होता है, कभी डिप्रेशन में होता है, कभी रिकवरी में होता है। तो जब बिजनेस में रिकवरी या बूम चल रहा होता है, तो बिजनेस अपने पीक पे होता है और बिजनेस लगातार एक्सपैंड होता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ती हैं। लेकिन जब बिजनेस रिसेशन फेज में होता है या डिप्रेशन फेज में होता है, तो बिजनेस कंप्लीट लॉस में चला जाता है, और ऐसे में ज्यादातर लोगों की जॉब्स भी चली जाती है। दे टेंड टू रिमेन एज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयड। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, एक ऐसी सिचुएशन जहां पे ज्यादा लोग काम कर रहे होते हैं, जबकि एक्चुअली में वहां पे जरूरत कम लोगों के काम करने की है। मान लीजिए भाई किसी ऑफिस में 5 लोगों के काम करने लायक काम है, लेकिन वहां पे 8 लोग काम कर रहे हैं, तो लगेगा ऐसा कि 8 के 8 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन काम सिर्फ 5 ही लोग कर रहे हैं। तो 3 लोग डिस्गाइज कर रहे हैं कि वो काम कर रहे हैं, जबकि वो काम नहीं कर रहे हैं, तो दैट इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। फिर आते हैं कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट के कारण क्या है? ढेरों कारण है, उनमें से एक सबसे बड़ा कारण है रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। फिर लिमिटेड लैंड, लैंड एरिया तो नहीं बढ़ रहा, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ रही है, और जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे, जमीन नहीं बढ़ेगी, तो ज्यादातर लोगों के पास जमीन रहेगी ही नहीं, तो वो खेती बाड़ी वगैरह, फार्मिंग वगैरह कर ही नहीं पाएंगे। दे टेंड टू रिमेन एज अनएम्प्लॉयड। सीजनल एग्रीकल्चर, इसके बारे में मैंने बता ही दिया, हर सीजन में आपके पास काम नहीं होता है। फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड, जैसे जैसे परिवार बड़ा होता है, एक लैंड परिवार के बीच में बढ़ती चली जाती है, छोटे छोटे भागों में, छोटे छोटे टुकड़ों में, इसी को फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। और जब लैंड जरूरत से ज्यादा सब डिवाइड हो जाती है, फ्रेगमेंटेटेड हो जाती है, तो लैंड किसी मतलब की नहीं रह जाती, और वो लैंड का कोई भी प्रोडक्टिव यूज आप नहीं कर पाते। यू टेंड टू रिमेन एज अनएम्प्लॉयड। बैकवर्ड मेथड ऑफ एग्रीकल्चर, आज भी इंडिया में लगभग 43% लोग फार्मिंग करते हैं, लेकिन फार्मिंग में क्योंकि आप बैकवर्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए फार्मिंग में आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से बिजनेस में लॉस रहता है और आप फर्दर ये काम कंटिन्यू नहीं कर पाते। डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम,
इंडिया में लोग, ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे नहीं है, लोग पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, बट द प्रॉब्लम इज उनकी एजुकेशन थ्योरेटिकल ज्यादा है, प्रैक्टिकल कम, जिसकी वजह से वो पढ़े लिखे तो होते हैं लेकिन काम करने के लायक नहीं होते हैं। एंड दैट इज वाई मोस्ट ऑफ द पीपल, इवन दो दे आर ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू गेट एनी प्रोडक्टिव वर्क टू डू। फिर ये कुछ फीचर्स हम लोग ने देखे थे अनएम्प्लॉयमेंट के। फिर हम लोग ने कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में भी पढ़ा कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट अगर होगा तो उसका आउटकम क्या आएगा। आउटकम ये आएगा कि वेस्टेज ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेस। जब लोग अनएम्प्लॉयड रहेंगे, लोगों के पास कोई काम धंधा होगा ही नहीं करने के लिए, तो ज्यादातर रिसोर्सेज जो देश में हमारे हैं वो ज्यादातर अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे रिसोर्सेज। इंक्रीज इन पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ेगा तो इनकम लेवल घटेगी, और इनकम लेवल अगर घटेगी तो पॉवर्टी का लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। मेजर्स हमको करने की जरूरत नहीं है, और अब हम लोग यहां से शुरू कर रहे हैं जहां से हम लोग को करना था। गवर्नमेंट मेजर्स टू रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, एंड दीज गवर्नमेंट मेजर्स आर जनरली टेकन आफ्टर 2000 ऑनवर्ड्स। सरकारी योजनाएं, सरकार ने ऐसे कौन कौन से प्लान्स बनाए हैं जिनकी मदद से हम देश में अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने का काम कर रहे हैं। पहला है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, ABRY। इन सबका आप शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म और खास तौर से इनकी लॉन्च्ड डेट, डे और मंथ याद ना रहे चलेगा, लेकिन कम से कम आपको ईयर याद रखना पड़ेगा, और इन प्रोग्राम्स का मेन पर्पस क्या है वो ध्यान रखना पड़ेगा। यह तो नाम से ही समझ में आ रहा है, आत्मनिर्भर यानी सेल्फ डिपेंडेंट। आपको हम इतनी स्किल सिखा देंगे, इतना स्किल ओरिएंटेड बना देंगे कि आपको किसी के पास जाकर के काम मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने आप में इतने सक्षम होंगे, इतने वेल क्वालिफाइड होंगे कि आप अपने आप से ही कोई भी काम जो सही हो वो करने लायक रहेंगे। इसी को नाम दिया गया आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट योजना यानी प्लान। ये कब स्टार्ट हुआ? इन द अक्टूबर 2020। दिस स्कीम incentivizes employers for creating new employment along with social security benefits and restoration of loss of employment during COVID-19 pandemic। COVID-19 के समय तो भाई बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, जिनकी जॉब्स थी वो चली गई, फर्दर जॉब्स क्रिएट हुई नहीं, बिजनेसेस बंद हो गए। तो अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएं, खुद में अपने आप में इतने टैलेंटेड हो कि आपको किसी के पास जॉब जाकर के मांगने की जरूरत नहीं है, आप खुद से जॉब अपनी क्रिएट कर सकें। अब जैसे आप देखो भाई, एक कारपेंटर होता है, उसे किसी से जॉब मांगने की जरूरत है क्या? वो खुद टैलेंटेड है, चीजें अपने आप कर सकता है। बहुत सारे स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, आपने देखा होगा, खाने पीने की चीजें बेचते हैं, और सच्चाई ये है, जो बड़े बड़े क्वालिफाइड लोग MBA वगैरह करने के बाद महीने में 30, 40, 50 हजार रुपए महीना कमाते हैं, कहना नहीं चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा ये जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, कई बार उससे ज्यादा वो एक महीने में कमाते हैं, और सिर्फ अपने टैलेंट के बेसिस पे, और कोई दिन भर इंगेज भी नहीं रहते उस काम में। शाम को 6 बजे लगाएंगे, रात में 10:30 बजे तक, 11 बजे तक में वाइंड अप कर देंगे। 5 घंटे का वर्क और 50,000 से ज्यादा की इनकम, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर टैलेंट ना। तो ये हो सकता है। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर, रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट, प्रोत्साहन, प्रोत्साहन मोटिवेशन, इनकरेजमेंट, योजना यानी प्लान। Launched in the year April 2016, under this scheme incentivizes employers for creating, यहां पे भी वही है, लोगों को प्रोत्साहित करो, इनकरेज करो कि भैया और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करो और लोगों को जॉब पे रखो। नेशनल करियर सर्विसेज प्रोजेक्ट, NCS, दिस प्रोजेक्ट प्रोवाइड्स अ वैरायटी ऑफ career related
Services like job matching, career counseling, vocational guidance, information on skill development courses, apprenticeship, internship, etc. लोगों को अगर इस तरह के स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज आप करा दें, देखिए स्किल डेवलपमेंट एक ऐसी चीज होती है ना, आप पढ़ाई कितनी भी कर लो, लेकिन अगर आपके अंदर स्किल नहीं है ना, तो आप किसी लायक नहीं हो। इमेजिन हमारे सामने दो लोग काम मांगने आए। एक है जिसने एमसीए किया हुआ है, मतलब एमसीए मतलब मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। और एक कोई है जो कोई ऐसा वेल क्वालिफाइड नहीं है, लेकिन हाँ कंप्यूटर वगैरह सब आता है उसको अच्छे से। दो लोग आए हमारे पास काम मांगने। हमने कहा एक काम करो, ये मेरा लैपटॉप खराब पड़ा हुआ है, दो लैपटॉप हैं, दोनों खराब है, दोनों में क्या खराबी है मुझे मालूम नहीं, शायद एक ही जैसी खराबी है। तुम भी इसको बनाओ, तुम भी इसको बनाओ, ठीक है। जो पहले बना देगा उसको जॉब पे रखेंगे। और आप जनरली पाएंगे जो एमसीए वाला होगा ना, वो शायद उसको उतना जल्दी नहीं बना पाएगा जितना कि वो दूसरा वाला बना देगा। तो हमारे लिए काम का बंदा ज्यादा कौन हुआ? भले ही उसके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, डिग्रीज नहीं है, तो क्या हुआ, हमारे काम में तो ज्यादा वो आएगा ना, हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो वो ज्यादा हुआ ना। आप समझ रहे हो? यानी स्किल अगर आपके अंदर होगी तो आपको जॉब मिलने में कई गुना ज्यादा आसानी होती है। सिर्फ डिग्री के बेसिस पे जॉब मिल जाए ऐसा नहीं होता। इंडिया में लाखों लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास ढेरों डिग्रीज हैं, फिर भी जॉब नहीं मिल रही इनको, क्योंकि डिग्रीज तो है, टैलेंट नहीं है, स्किल नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं है। कहीं भी जाते हैं तो इंटरव्यू में डिग्री दिखाने लग जाते हैं। हम डिग्री का आपके क्या करें? आप बताइए, डिग्री आपकी है, हम इसको देख करके करेंगे क्या? हमें तो आपसे काम करवाना है ना, कि डिग्री आपकी सजा के रखनी है दीवार पे, हमको हम करेंगे क्या? हमें तो टैलेंट चाहिए ना। तो वही काम ये प्रोजेक्ट करता है कि लोगों को टैलेंट सिखाता है अलग अलग फील्ड्स में। आप लोग भी कुछ कुछ चीजें ना अदर देन स्टडीज खुद भी किया करिए। आप लोग भी अपने आप को सिर्फ पढ़ाई तक सीमित मत रखिए, क्योंकि देखो आप लोग आज से अभी 7-8 साल, आपको कम से कम 7-8 साल मैं कह रहा हूं, उससे ज्यादा ही होगा बल्कि, 7-8 साल तो अभी आपको रिग्रेस पढ़ाई करनी ही करनी है लाइफ में, ठीक है। और 7-8 सालों में आप सोच रहे हो दुनिया कितनी बदल जाएगी, दुनिया कितनी चेंज हो जाएगी 7-8 सालों के अंदर। और आप कितनी भी पढ़ाई कर लो और आप सोचो कि हम सिर्फ पढ़ाई के बेसिस पे जाएंगे और हमको जॉब मिल जाएगी या कुछ हम नया कर पाएंगे, नहीं हो पाएगा अनलेस एंड अनटिल आपके पास स्किल्स ना हो। और स्किल्स आपको सीखनी पड़ेंगी हर तरह की, अलग अलग, बिना उसके आपके काम नहीं बनेगा। फिर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा, ये सुना होगा आपने। इसमें क्या होता है? दिस एक्ट प्रोवाइड्स एटलीस्ट 100 days of guaranteed wage employment in a financial year to every rural household whose adult members volunteer to do unskilled manual work। परिवार के किसी एक व्यक्ति को जो एडल्ट है उसको हम 100 दिनों का कम से कम तो काम देंगे ही देंगे, मिनिमम 100 दिन का काम हम उसको देंगे, और अनस्किल्ड वर्क उसको देंगे। अनस्किल्ड वर्क मतलब जिसके लिए कोई स्किल की जरूरत नहीं है, जैसे बोझा उठा करके रखना, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल की जरूरत तो होती नहीं है भाई। जैसे आपको कोई दीवार खड़ी करनी हो तो उसमें स्किल चाहिए, दीवार तोड़नी है उसके लिए तो कोई बहुत ज्यादा स्किल की जरूरत नहीं है। खाना अच्छा बनाना हो उसमें स्किल चाहिए, खाना खराब करना हो इसमें स्किल चाहिए नहीं ना। ये काम कौन कौन कर लेता है आप लोगों से अच्छा? हम बहुत अच्छा करते हैं। मैं इतना एक्सपेरिमेंट कर डालता हूं और मैंने रियलाइज किया कि दुनिया का पहला व्यक्ति होऊंगा मैं जो मैगी भी खराब बना सकता है। आप इमेजिन करो, मैगी कोई खराब बना सकता है?
मैगी खराब कैसे, मतलब खराब टेस्ट वाली कैसे बन सकती है भला? लेकिन सोचिए, मेरे अंदर वो टैलेंट है कि मैं खराब मैगी भी बना सकता हूं जिसको कोई खाने लायक ही ना समझे। हाँ, एक चीज मैं बहुत अच्छी करता हूं, पानी उबालने का काम मुझसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। बहुत बढ़िया पानी उबालता हूं, ये टैलेंट है। तो जो अनस्किल्ड मैनुअल वर्क है, उस तरह के कामों में इनको जॉब दिया जाएगा, तो कम से कम कुछ तो जॉब मिलेगा, कुछ तो पैसे आएंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान, नाम से क्या समझ में आया? प्राइम मिनिस्टर, पुअर पीपल, कल्याण, बेनिफिट, डेवलपमेंट, ग्रोथ, वेलफेयर, रोजगार, एम्प्लॉयमेंट अभियान प्रोग्राम. Launched in the year June 2020, this scheme aims to address the issues of returning migrant workers and similarly affected rural population by COVID-19 pandemic. Migrant workers की तो बड़ी प्रॉब्लम्स आप लोगों ने समझी ही होंगी। वो कोविड-19 के समय हुआ नहीं था कि जो लोग जहां काम करते थे वो फंस गए वहीं पे, अपने घर वापस ही नहीं आ पा रहे थे, और जब घर वापस आ भी गए तो उनको जॉब नहीं मिल रहा था कुछ भी। तो ऐसे लोगों को वापस जॉब प्रोवाइड करना घर के आसपास के इलाकों में ही इस प्रोग्राम का मेन काम ये था। फिर नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, अब ये क्या है भाई? नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी. This policy was formulated in 2021 to increase the generation of employment in the country through its twin objective. इसके दो मेन ऑब्जेक्टिव थे, of instituting an environment for the establishment of new enterprises in order to generate more employment opportunities and also improve the skills of the already existing employees. और लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, और जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उनकी स्किल को इनहैंस कराना, जिससे उनको और हायर लेवल के जॉब्स दिए जा सके। देखिए, पढ़ाई और स्किल, ये दो चीजें ऐसी हैं ना, आप जितनी भी कर लो ये कभी खत्म नहीं हो सकती। नेवर एंडिंग प्रोसेस है, नेवर एंडिंग। कितनी भी कर लो, कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि हां अब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई। लाइफ में हर दिन आपको कुछ नया सीखने को मिलता है, हर दिन। और कैसे आप अपनी स्किल को और बेहतर कर सकते हैं, ये तो रोज के रोज आप कर सकते हो लाइफ में, है ना। और स्किल बहुत तरह की होती हैं, हर काम में एक स्किल होती है। अब जैसे आप एआई 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 सुनते हो, काफी सुन रहे होगे इधर बीच। एआई मतलब लोगों ने सुना तो है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो कर क्या सकते हैं लोगों को ये मालूम ही नहीं है। चैट जीपीटी तो सुना है, लेकिन चैट जीपीटी काम कैसे करेगा या उसको अपने हिसाब से हम उससे काम करवाएंगे कैसे, लोगों को यही नहीं मालूम है। तो ये सारी चीजें भी सीखने वाली चीजें हैं। अगर आप एआई को अच्छे से सीख लो तो आप ये समझ लो आप कितने सारे काम, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते उसकी पावर। मैंने तो काफी हद तक सीखा ये पूरा, और इट इज सच अ बिग हेल्प इफ यू नो हाउ टू इंटरैक्ट विथ चैट जीपीटी या एनी ऑफ द एआई प्लेटफॉर्म्स, हाउ टू इंटरैक्ट विद देम। हमको यही नहीं मालूम, वी इंटरैक्ट विथ चैट जीपीटी जस्ट लाइक वी इंटरैक्ट विथ गूगल। द प्रॉब्लम इज दिस, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। चैट जीपीटी से इंटरैक्ट करने का तरीका ही अलग होता है। तो वो चीज अगर आप सीख जाओ ना, उसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहा जाता है। वो अगर आप सीख जाओ, इतने काम आप कर सकते हो। मतलब मैं अगर आपको पर्सनली बताऊं, मतलब मैंने तो जरूर ये फील किया जब से मैंने ये सब चीजें सीखी थोड़ी, व्हाट आई फेल्ट, जो काम हफ्ते या 10 दिन में भी मुझे लगता था कि ये हो भी पाएगा कि नहीं, अब वो काम मेरे हिसाब से मैं 2 से 3 घंटे के अंदर कर सकता हूं।
दैट मच ऑफ द एफिशिएंसी गेट्स इंक्रीज्ड, कि हफ्तों का काम एक से भी कम दिन के अंदर आपका हो जाएगा। यह है स्किल। और ये तो मैं एक चीज जानता हूं तो मैं कह रहा हूं, इस तरह की इतनी सारी चीजें हैं ना कि आप कितना कुछ सीख सकते हो। इट्स अ होल वर्ल्ड ऑल टुगेदर। कितना कुछ सीख लो तब भी कम है। तो स्किल्स होना बहुत जरूरी है, और वही बात ये बार बार घूम फिर के कह रहा है कि लोगों के अंदर स्किल डेवलप कराना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हर चीज की अपनी एक स्किल होती है। बोलना आना भी एक स्किल है। डू यू नो दिस? बच्चे बोलना तो 2, 2.5, 3 साल की उम्र तक सीख जाते हैं, लेकिन क्या और कैसे बोलना है कुछ लोग जिंदगी भर नहीं सीख पाते। एम आई राइट? दैट्स अ पॉइंट। बोलना सबको आता है, लेकिन क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, यह बात कई लोगों को मालूम ही नहीं होती। यह भी एक स्किल है। सुनना भी एक स्किल है, क्योंकि लोगों को लगता है कि वो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। नहीं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग। Most of the people feel that they are listening. No, they are just hearing. कई लोग को तो यही नहीं मालूम कि हियरिंग और लिसनिंग में डिफरेंस क्या है। Anybody knows? आप में से कोई जानता है? What's the difference between hearing and listening? लिसनिंग सर, हियरिंग मतलब हम लोग सिर्फ उसको सुन रहे, उसको लाइक ऑब्जर्व नहीं कर रहे, लेकिन लिसनिंग में हम लोग उसको ऑब्जर्व करेंगे कि सामने वाला बोल क्या रहा है और फिर समझ रहे हैं? हियरिंग मीन्स आप सुन रहे हो, समझ नहीं रहे हो। वो कहते नहीं कि एक कान से सुन के एक कान से निकाल दिया, दिस इज हियरिंग। लेकिन जब आप एक कान से सुन करके निकालो नहीं, दिमाग में ले जाओ और उसको एक मैसेज में कन्वर्ट करो और फिर रिस्पॉन्ड करो, दैट इज लिसनिंग। ज्यादातर लोगों को लगता है कि वो लिसन कर रहे हैं। नो, मोस्ट ऑफ द पीपल जस्ट डू हियरिंग। आपके साथ कई बार हुआ होगा ना कि आप कोई भी क्लास करते हो, स्कूल में, यहां पे, कहीं पे भी, आप घर जाते हो, फिर आपको लगता है समझ में नहीं आ रहा कुछ, ही क्या पढ़ाया सर ने, कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है, क्या मैम ने क्या पढ़ाया था ये। क्योंकि जिस समय वो पढ़ाया जा रहा था, आप क्लास में बैठ करके आपको लग रहा था कि आप लिसन कर रहे हो, नहीं, आप हियर कर रहे हो। हियरिंग करना कोई स्किल नहीं है, लिसनिंग करना इज अ स्किल। हमारे शरीर के जितने अंग हैं ना, वो तब काम करते हैं ज्यादातर जब उनको हम करने के लिए कहते हैं। हाथ हमारे तब काम करते हैं जब हम हाथों को कहते हैं करो ये काम। माइंड हमें इंस्ट्रक्शन देगा कि ये रखा है यहां पर, इसको उठाओ, तो हाथ उठाएगा। नहीं कहेगा तो हाथ खड़ा रहेगा, कुछ नहीं करेगा। पैरों को इंस्ट्रक्शन देंगे आगे बढ़ो तो चलेगा, नहीं देंगे तो खड़ा रहेगा अपनी जगह पे। ठीक है ना? आंखें हैं, आंखों को इंस्ट्रक्शन देंगे आंखें खुली रखो देखो, तो देखेंगी, बंद कर लो, नहीं देखेंगी। कान लेकिन एक ऐसी चीज है ना जो हमारा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं सुनता, कोई नहीं मानता। कान को आप कह भी दोगे ना कि मत सुनो, तो भी वो सुनेगा। रात में आप सोते हो, बगल में कहीं तेज साउंड चल रहा है, कुछ म्यूजिक वगैरह चल रहा है कुछ, आप कान को बोल दो कि ऐसा है, ध्यान मत देना, सुनना मत, नहीं सुनेगा। तब भी सुनेगा वो, तब भी सुनेगा वो। बड़ा ढीठ होता है ये, बड़ा मनमौजी होता है, किसी को नहीं सुनता, है ना? तो अगर सुनाई दे रहा है ना, तो इसमें कोई टैलेंट नहीं है आपका, ये बस आपकी बॉडी है जो ऐसा रिएक्ट कर रही है। दैट्स इट, सिंपल सी बात है। ई श्रम पोर्टल, ई श्रम, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, श्रम, श्रम लेबर, श्रम श्रमिक, लेबरर, ई श्रम। This portal was launched as a part of National Employment Policy to provide a national database of unorganized sector workers and extend social security benefits to them. जो लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, मतलब दिहाड़ी मजदूरी वगैरह करते हैं,
उनका एक ऑनलाइन डेटाबेस बनाना, जिससे कि कभी भी ऐसे लोग अनएम्प्लॉयड रहें तो उनको हम एम्प्लॉयमेंट अलग अलग जगह पे प्रोवाइड कर सकें। क्योंकि कई बार तो गवर्नमेंट को ही नहीं मालूम होता है कि कौन एम्प्लॉयड है कौन अनएम्प्लॉयड है, गवर्नमेंट को खुद ही नहीं मालूम होता। कम से कम मालूम रहेगा तो हम कुछ कर भी पाएंगे उनके लिए। स्किल इंडिया मिशन, ये तो नाम से ही समझ में आ गया, एक ऐसा मिशन जो लॉन्च किया गया 2015 में, जिसका मकसद ही यही है दैट द मिशन एम्स टू ट्रेन ओवर 40 करोड़ पीपल इन इंडिया। इस मिशन का एम ही यही था कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा हम ट्रेंड कर पाए अलग अलग कामों को करने के लिए। मेक इन इंडिया मतलब जो चीजें हमारा देश विदेशों से इंपोर्ट करता है, इंपोर्ट करने के बजाय अगर वो चीजें हमारे देश में खुद बनने लग जाएं तो हमारी डिपेंडेंसी अलग अलग देशों के ऊपर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। Launched in 2014, this initiative aims to encourage companies to manufacture their products in India and incentivize dedicated investment into the manufacturing. और क्या भाई, स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया ये लॉन्च किया गया 2016 में टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम फॉर नर्चरिंग इनोवेशन एंड स्टार्टअप्स इन द कंट्री। आजकल आपने सुना होगा लोग जॉब सीकर होने के बजाय जॉब क्रिएटर, प्रोवाइडर होना चाहते हैं। हम किसी के पास जाके नौकरी मांगे, उससे अच्छा हम खुद किसी को नौकरी पे रखें। देखो, एक हमेशा ध्यान रखना, आप जब नौकरी करते हो ना तो मेहनत आप करते हो, कमाता आपका मालिक है। लेकिन जब आप अपने लिए काम करते हो तो मेहनत भी आप करते हो और कमाते भी आप ही हो। बहुत अंतर है दोनों बातों में। आप सोचो, मुकेश अंबानी इज सच अ रिच मैन। क्या मुकेश अंबानी भी दिन भर में उतना काम करता होगा जितना कोई उसके फर्म में काम करने वाला नॉर्मल वर्कर करता है? लेकिन रिच कौन है? क्योंकि वो काम करवाना जानता है। हम लोग बहुत रिच क्यों नहीं हो पाते? हम सारा काम खुद करते हैं, क्योंकि हम सारा काम खुद करते हैं। मतलब हम कितने भी एफिशिएंट हों, हमारे कितने हाथ हैं? 2 हाथ, 2 पैर। ये बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं, ये रिच कैसे होते हैं? ये काम करने से ज्यादा काम करवाने में बिलीव करते हैं। मुकेश अंबानी के 2 हाथ 2 पैर नहीं है, लाखों वर्कर्स हैं उनके यहां, लाखों हाथ, लाखों पैर, लाखों काम करने वाले। कोई भी काम करेगा उनमें से तो वो काम करेगा किसके लिए? दैट इज द डिफरेंस। और ये तब हो पाएगा जब आप अपना खुद का क्या करेंगे? स्टार्टअप करेंगे। हाँ, लेकिन स्टार्टअप के साथ एक बड़ी अजीब सी बात यह भी है कि मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप डू फेल इन देयर वेरी फर्स्ट ईयर ऑफ ओरिजिनेशन। और देखो, कोई भी आइडिया ना एक बार में क्लिक नहीं होता है। कोई भी बड़ा बिजनेसमैन एक बार में बड़ा नहीं बन जाता है। बहुत ठोकरें खाता है, धक्के खाता है, बहुत नुकसान उठाता है, तब जाकर के जैसे तैसे आगे बढ़ पाता है। तो ये सभी के साथ होता है। फिर टॉपिक है आपके सामने फुल एम्प्लॉयमेंट। अब ये फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है भाई? ये लास्ट टॉपिक है आपका। इनफैक्ट क्या है ये फुल एम्प्लॉयमेंट? देख लीजिए भाई। फुल एम्प्लॉयमेंट के 2 मतलब होते हैं। एक मतलब ये होता है कि देश में जितने भी लोग हु आर विलिंग टू वर्क, केपेबल टू वर्क, दे ऑल गेट द वर्क। एक मतलब तो ये है, जितने भी लोग हैं देश में, जो जो काम करने के लायक हैं, काम करना चाहते हैं, सबको काम मिल गया। दैट इज फुल एम्प्लॉयमेंट, एक मतलब। लेकिन इससे बेहतर मतलब जो है वो ये है, देश में जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जितने भी रिसोर्सेज हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, व्हाटएवर इट इज, रॉ मटेरियल, व्हाटएवर, if all the resources are being fully utilized to their 100% capacity, then it is known as full employment. यानी कोई भी रिसोर्स
मिस यूज ना होने पाए, अंडर यूज ना होने पाए, 100% कैपेसिटी पे उसका यूज हो, देन इट इज कॉल्ड एज फुल एम्प्लॉयमेंट। लेकिन ये भी बता दें, ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि दुनिया में कहीं पे भी फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होता। क्या आप अपने दिमाग का फुल एम्प्लॉयमेंट करते हो? दुनिया में सबसे इंटेलिजेंट इंसान किसको माना जाता है? सर हमारा ऐसे लोगों से कोई लेना देना नहीं है। आइंस्टीन को मानते हैं, और एक रिसर्च के थ्रू ऐसा कहा जाता है कि भाई उसने अपने दिमाग का 7.9% इस्तेमाल किया था। मुझे प्रॉब्लम इस बात से नहीं है, मुझे प्रॉब्लम इस बात से है कि हम लोग कितना करते होंगे। इफ द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन was using just 7.9% of his brain's capacity, हम लोग का कहीं माइनस में ना चल रहा हो। तो आप सोचो, जब हम अपने शरीर का ही इस्तेमाल फुल नहीं कर पा रहे हैं, तो जो चीजें शरीर के बाहर की हैं उनका फुल इस्तेमाल कर पाएंगे, ये तो वैसे भी नामुमकिन सी बात लगती है सुन के। बस एक ही जगह पे मुझे लगता है फुल इस्तेमाल होता है। गन्ने का रस पिया है कभी? खास तौर से जो वो मशीन में लगा के चलाता है, वो मुझे लगता है वो इंसान गन्ने का ना फुल एम्प्लॉयमेंट करता है। एक बूंद नहीं छोड़ता उसके अंदर। कभी देखा है आपने? पहले लगाएगा लंबा वाला एक उसके अंदर, निकाला जूस, फिर इसको तोड़ के 2 में किया, फिर 4 में किया, फिर 6 में किया, फिर 8 में किया। उसके बाद हमको लगता है अब तो मर गया है पूरी तरीके से, कुछ नहीं बचा इसके अंदर। उसके बाद भी नींबू लगा के लगाता है फिर वो, है ना। और उसके बाद जब वो फेंकता है, मधुमक्खी वहां जाती तक नहीं है, उसको मालूम है कुछ नहीं बचा यहां पे अब। कभी आप देखिएगा मधुमक्खी उस पर जाती भी नहीं है, मधुमक्खी वहां जहां निकाल रहा होता है वहीं पर जाती रहती है। और कोई कोई तो बड़ा तेजी में काम कर रहा होता है, मधुमक्खी का भी फुल एम्प्लॉयमेंट कर डालता है वो। एक आध बार तो मैंने देखा, हमने कहा भाई रहने दो, अभी तो इतना हनी के साथ नहीं पीना था मुझको इसको रहने दो भाई अभी। तो फुल एम्प्लॉयमेंट देखिए क्या है। द कॉन्सेप्ट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट हैज बीन डिफाइंड डिफरेंटली बाय डिफरेंट इकोनॉमिस्ट। लॉर्ड बेवरेज डिफाइंस फुल एम्प्लॉयमेंट एज having always more vacant jobs men। एक ऐसी सिचुएशन जहां पे वैकेंसी बनी ही जाती है, क्योंकि जितने भी काम करने लायक लोग थे सब काम पे ऑलरेडी लग चुके हैं, अब काम ही नहीं बचा करने के लिए कुछ और। Keynes defined full employment negatively as the absence of involuntary unemployment। 2 तरह का अनएम्प्लॉयमेंट होता है, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। वॉलंटरी क्या होता है? अपनी मर्जी से, जब आप काम करने के लायक हो, काम मिल भी रहा है, लेकिन आप काम करना ही नहीं चाहते। इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हम नौकरी नहीं करेंगे, हम किसी की नौकर थोड़ी ना जो नौकरी करें, हम नहीं करेंगे। उनको काम है हमारे पास आए, हम क्यों जाएंगे उनके पास। एज अ रिजल्ट जिंदगी भर ऐसे ही बैठे रह जाते हैं, कुछ नहीं करते। इस तरह मेंटालिटी के लोग होते हैं बहुत सारे। तो दोज आर वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड, अपनी मर्जी से अनएम्प्लॉयड है। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? मर्जी नहीं है कि हम अनएम्प्लॉयड रहे, मर्जी तो ये है कि हमें काम मिले, काम ढूंढ भी रहे हैं, काम करने लायक भी है, लेकिन काम मिल ही नहीं रहा कोई करने लायक। तो जब देश में इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाए, मतलब सबको काम मिल गया है, इसका मतलब दैट इज फुल एम्प्लॉयमेंट। If we take the literally meaning of the full employment, it means complete absence of unemployment, then practically speaking it is not possible to achieve full employment। ये तो मुमकिन ही नहीं है, हो ही नहीं सकता ऐसा। Some sort of unemployment is always bound to exist in a country। कुछ ना कुछ अनएम्प्लॉयमेंट तो देश में हमेशा ही रहेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड टाइप के लोग तो हमेशा रहते हैं ना। कुछ ऐसे आपको जरूर मिलेंगे कि जो काम करने लायक हैं, काम उनको मिल भी रहा है, लेकिन वो इंटरेस्टिंग नहीं दिखाते कभी भी। उनका ये हमेशा हर चीज में उनको कमियां ही नजर आती हैं, बुराइयां ही नजर आती हैं। पता नहीं उनको क्या चाहिए होता है लाइफ में।
और जैसा वो चाहिए होता है वैसा उनको एक्चुअली में कई बार क्या कभी मिल ही नहीं पाता, और हमेशा कंप्लेनिंग सॉर्ट ऑफ टोन में ही वो बात करते हैं हमेशा. दे हैव ऑलवेज अ कंप्लेन अबाउट समथिंग, दिस इज नॉट गुड, दैट कुड हैव बीन बेटर, ये वो ऐसा वैसा. दैट इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम. दिस इज ऑल व्हाट वी हैव टू डू इन दिस अनएम्प्लॉयमेंट. आई होप ये क्लियर है आप लोग को पूरा.